एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया, एक्सेलरेशन का, और उसे आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं, पहले आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना है? इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद अगेन इंटीग्रेशन, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप वेलोसिटी पर हो, मतलब आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है वो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया, और आपको बोला है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, डिफरेंशिएट करना है। बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन करना है। अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट पर हो और आपको बोला कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल है? नहीं, पहले आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसके लिए डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। समझा? तो आप लोग कहां पर हो वो पहले फाइंड आउट करो, आपका लोकेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, या एक्सेलरेशन है, और वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से वैल्यूज दिया है, वेलोसिटी दिया है, डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलो गुड। यहाँ पर लिख के रखता हूँ x और s, इसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन, रिवर्स डायरेक्शन में इंटीग्रेशन करना। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एंड एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? चलो, अब इसमें दो टाइप के कैलकुलेशन है, देखो, एक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एक है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में देखो, आपको एक वेक्टर इक्वेशन दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर है ये, पोजीशन वेक्टर। मुझे बताओ, आपको सिलेबस में सिर्फ टू प्लेन वाले एग्जांपल्स है, टू प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बस ये दो एक्सिस के ऊपर ही आपको काम करना है। सो मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है, मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है कर्व शेप में, कर्व, ये उसका पाथ है। ये पार्टिकल जिस रास्ते से जाने वाला है वो रास्ता मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, वो पाथ मैंने ड्रॉ किया, और ये कौन सा पाथ है? कर्व शेप में, कर्व। अगर वो स्ट्रेट होता तो रेक्टिलिनियर मोशन होता, करेक्ट है? ये कैसा है? कर्व शेप है, इसलिए ये कौन सा है? कर्विलिनियर मोशन है। अब इमेजिन करो, ये जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पर है, ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको कैलकुलेट करना है। कैसे? पी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मिलेगा आपको एक्स कोऑर्डिनेट, पी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये क्या मिलेगा आपको? वाई कोऑर्डिनेट। समझा? सो पी पॉइंट का पोजीशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड वाई कोऑर्डिनेट मींस वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है यहाँ तक? तो इस पार्टिकल का पोजीशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन देखो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ही दिया रहेगा, रेडीमेड इक्वेशन दिया रहेगा। अब इस पोजीशन वेक्टर में ये जो दो वैल्यूज है एक्स और वाई, ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? dx अपॉन dt। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy अपॉन dt। अब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा। अब मैंने x को डिफरेंशिएट किया, मतलब ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिला। y को डिफरेंशिएट किया तो ये कौन मिला? वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिला। अब मेरे पास जब x और y कंपोनेंट होगा तब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूले आते हैं रिजल्टेंट का, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब ये तो हो गया फोर्स के लिए, वेलोसिटी के लिए बताओ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। करेक्ट है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अब बताओ वी एक्स और वी वाई, ये दो वैल्यूज आपके पास है, इसको जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ए एक्स, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट ए वाई। चलो, एक्सेलरेशन के मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक x और y। अब रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सो आपको जो पोजीशन वेक्टर दिया है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, उसमें आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा x, एक मिलेगा y। दोनों को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी, अगेन डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन। समझो? तो बस ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्मूलेस है। सेकंड है नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, जिसमें ए एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन रो। ये जो रो आप लोग देख रहे हो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है इसका रेडियस मुझे कैलकुलेट करना है। ओ पॉइंट सेंटर है, तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होगा ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलेस है मेरे पास, एक है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन मॉड ऑफ वी एक्स ए वाई माइनस ए एक्स वी वाई।
एंड सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलेस आपके 12th में हो गए थे। सर्कुलर मोशन करके एक टॉपिक था, देखो फिजिक्स में, फिजिक्स 1 में, तो उसमें आपने ये दोनों फॉर्मूलेज यूज किए थे, करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन क्या है मालूम है, आप लोग ये फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से रट्टा मारते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, नहीं मुझे सेकंड फॉर्मूला यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन में टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है। टाइम रिलेटेड मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा, समझा। तो ये लॉजिक हमेशा याद रखो, टाइम गिवन है तो फर्स्ट, गिवन नहीं है तो सेकंड, समझ में आ रहा है। तो बस इतने ही फॉर्मूलेज हैं एग्जाम में। ये फॉर्मूलेज कुछ भी करो, ये फॉर्मूलेज आपके पास होना चाहिए एग्जाम में। कुछ भी का मतलब पता है सबको, मतलब वो तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, रट्टा मारना है क्या करना है। एकदम सिंपल ऑप्शन बताता हूँ, सिंपल ऑप्शन। जैसे कि आपका 10 बजे एग्जाम है, 9:30 को आप लोग क्लासरूम में जाते हो, 9:45 को आपको क्वेश्चन सॉरी आंसर शीट दिया जाता है ना। 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट दिया जाता है, उसके ऊपर सब आप लोग लाइन वगैरह मारते हो, सीट नंबर वगैरह लिखते हो, साइन करते हो, तो उसके लिए 15 मिनट दिया रहता है। और एग्जैक्ट 10 बजे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। सो क्वेश्चन पेपर के पहले 15 मिनट आपको आंसर शीट दिया जाएगा, तो वो 15 मिनट में क्या करने का, लास्ट पेज पर फटाफट 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 ये सब फॉर्मूलेज परत करायचा। देखो यही तो है सिचुएशन, तुम लोग हैंडल नहीं कर सकते हो, समझा। तुम लोग ऐसा लास्ट पेज पर फटाफट ऐसे इंटेंशनली लिखोगे तो गए फिर एक्टिंग करने का, जैसे तुम लोग यहाँ पर करते हो, क्या करने का, लाइन मार रहे हो ना आप लोग लाइन मार रहे हो, करेक्ट, लाइन मार रहे हो, पेंसिल से लाइन मारते हो ना, करेक्ट। तो ऊपर जो स्पेस रहता है यहाँ पर, ये वाला जो स्पेस रहता है यहाँ पर, ऐसा दिखाने का कि मैं लाइन मार रहा है, और फटाफट 3-4 फॉर्मूल्स लिखने का, फिर फटक से पेज पलटने का, फिर दिखाने का कि मैं लाइन मार रहा है, तो उतने में यहाँ पर फॉर्मूलेज लिखने का, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, हर पेज पर फॉर्मूलेज लिखने का, हर पेज पर, समझा, दिखाने का कि मैं लाइन मार रहा है, समझ में आ रहा है। और जब आप लोग उस पेज पर जाओगे लिखने के लिए, तो ऊपर का जो लिखा हुआ फॉर्मूला पेंसिल से लिखा है ना, फटाफट इरेज करने का, समझ में आ रहा है सबको। और वैसे भी देखो, ये आंसर शीट जैसे आपको मिलता है वो तुम लोग का प्रॉपर्टी हो जाता है 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए आप लोग उसके ऊपर जो करना है वो करो, समझा। तब तक आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। आप लोग कहीं पर देख के तो नहीं लिख रहे हो ना, बस याद करके लिख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो आप लोग क्या है उसका बहुत क्या करते हो, मतलब इतना बड़ा एकदम आराम से करने का, ऐसा नहीं दिखाने का कि अरे मुझे एक खजाना मिल गया करके, समझा, समझ में आ रहा है। उसका आप लोग गलत फायदा मत उठाओ, फायदा उठाओ लेकिन गलत मत फायदा मत उठाओ। उस टाइम आप लोग क्या करते हो, आगे पीछे ऐसा जोर जोर से बोलते हो, अरे इसका फॉर्मूला बता, उसका फॉर्मूला बता, फिर वो सुपरवाइजर को फिर लगता है कि अरे नहीं इसको छूट दिया मैंने, लेकिन ये तो उसका बहुत फायदा उठा रहा है, तो फिर वो आपका आंसर शीट लेता है, समझा। तो चुपचाप बैठने का और फॉर्मूलेज लिखने का। चलो, तो ये फॉर्मूलेज आप लोग बोलेंगे अरे मैं तो अच्छे से रट्टा मार के जाने वाला है, तो क्यों लिखने की जरूरत है। फॉर्मूलेज अगर आपने लिखा हुआ है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सपोर्ट मिलता है, अरे हाँ चलो भूल भी गया ना, तो मैंने लास्ट पेज पर सब फॉर्मूलेज लिख के रखा है, समझा। क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है इतना प्रेशर रहता है, इकड़े बग, इतना प्रेशर रहता है, इतना प्रेशर रहता है, कंफ्यूज कहाँ पर होता है, ये स्क्वायर जो है ये अंदर है या बाहर है, समझा। ये 3/2 है या 2/3 है, उसमें ही कंफ्यूज होता है। तो इसलिए सेफ्टी के लिए लिख कर रखने का, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर आ जाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप लोग कुछ भी करो, ये फॉर्मूलेज आपके पास होना चाहिए, जिसके ऊपर आपके 7 या फिर 8 मार्क डिपेंड करते हैं, क्लियर है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या मालूम है, इसके एग्जाम्पल जल्दी कंप्लीट होते हैं। मतलब इसमें ना डायग्राम है, ना प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है, कुछ नहीं। मतलब इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल याद करो, डबल स्फीयर वाला एग्जाम्पल, आधा घंटा लगता है डबल स्फीयर वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर सभी फॉर्मुलेज मुझे अच्छे से पता है, कैलकुलेटर अच्छे से यूज करने आ रहा है, तो भी मुझे आधा घंटा लगता है। लेकिन यहाँ पर 10 मिनट में आपका पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो सकता है, समझा। तो ये टाइम बचाएगा आपका। तो क्वेश्चन देखो क्या है। चलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 7 मार्क के लिए। A particle moves in the xy plane
which has position vector r bar is equals to 3t square I plus 4t cube j. Find velocity and acceleration at t is equals to 2 seconds. क्लियर है? सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन दिया है पोजीशन वेक्टर, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है. बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है? r bar is equals to xi plus yj. ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अब इसको मैं गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो बताओ x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 4t क्यूब मिलेगा. चलो x और y मिलने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो बताओ ये आएगा dx अपॉन dt मतलब vx ना, dx अपॉन dt. 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव 6t. चलो नेक्स्ट vy इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt. dy अपॉन dt बताओ 3 आगे जाएगा तो 12t स्क्वायर. समझा तक सबको? नेक्स्ट व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. क्वेश्चन में दिया है ना मुझे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. बताओ फिर vx इज इक्वल्स टू कितना? 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट vy इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज 4. 4 इंटू 12 कितना? 48 मीटर पर सेकेंड. समझा vx एंड vy? चलो v इज इक्वल्स टू क्या? अगर आपको vx vy पता है तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. बताओ अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर 49.47 मीटर पर सेकेंड. मिल गया वेलोसिटी. चलो नेक्स्ट vx इज इक्वल्स टू आपको इक्वेशन क्या मिला था? ये तो वैल्यू है ना vx का. इक्वेशन मिला था 60. नेक्स्ट vy इज इक्वल्स टू इक्वेशन 12t स्क्वायर. अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ये आएगा ax इज इक्वल्स टू dvx अपॉन dt. कितना आएगा? 60 का डेरिवेटिव 6. नेक्स्ट ay इज इक्वल्स टू dvy अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना? 24t. करेक्ट है? चलो नेक्स्ट व्हेन t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. तो ax मुझे बताओ इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं. तो ये 6 ही रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट ay इज इक्वल्स टू 24 इंटू 2 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझा? चलो बताओ ax और ay मिल गया तो a कैलकुलेट कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. बताओ फिर a इज इक्वल्स टू 48.37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझा? हो गया सॉल्व. आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था. समझा? बस इतना ही करना है. तभी तो मैंने बोला कि आपको बेसिक लेवल का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता है तो कर्विलिनियर मोशन बहुत इजी है फिर. समझा? A particle is moves in xy plane and its position is defined by 3/2 t square I plus 2/3 t cube j. Find radius of curvature. When t is equals to 2 seconds. चलो मैंने आपको बोला कि 6 एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले. लास्ट बेंच 6 एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले. उसमें से एक एग्जांपल अपना कंप्लीट हो गया. करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे. पहले बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. A particle moves in xy plane which has position vector r bar is equals to 3/2 t square I plus 2/3 t cube j. पोजीशन वेक्टर दिया
उसको आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे। अब दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको एक्स और वाई का इक्वेशन मिलेगा, करेक्ट। एक्स और वाई को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? वी एक्स एंड वी वाई। टाइम का वैल्यू है मेरे पास 2 सेकेंड। फिर वी एक्स एंड वी वाई को जब मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए एक्स एंड ए वाई मिलेगा। टाइम का वैल्यू है मेरे पास 2 सेकेंड, करेक्ट। तो मेरे पास चार वैल्यूज आ गए। कौन से चार वैल्यूज? वी एक्स, वी वाई, ए एक्स, ए वाई। ये चार वैल्यूज है मेरे पास। अब मुझे कैलकुलेट क्या करने के लिए बोला? रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो फॉर्मूलेज है मेरे पास उसके लिए। कौन सा? फर्स्ट वाला या सेकंड? फर्स्ट वाला, क्योंकि टाइम गिवन है ना, टाइम का इंफॉर्मेशन है मेरे पास क्वेश्चन में 2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट फॉर्मूले में बताओ आपको कौन से वैल्यूज की जरूरत है? वी एक्स, वी वाई, ए एक्स, ए वाई। जो चार वैल्यूज की आपको जरूरत है वो चारों वैल्यूज है आपके पास, करेक्ट है। तो कोई किसी के साथ डिस्कस नहीं करेगा, अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, अपने दम पे सॉल्व करके दिखाना है। स्टार्ट करो। वैसे भी मैं यहाँ पर लिखने ही वाला हूँ, समझा? तो आप लोग चेक करो मैं कहाँ तक करेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पिछला वाला भी एग्जाम में पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन एक ही बार आए थे, एक ही एग्जाम में, 5-5 मार्क के लिए। मतलब बच्चों को लॉटरी लग गया था, स्टार्टिंग के 15 मिनट में 10 मार्क कंफर्म। ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन, समझो। 41.66। मुझे बताओ कैलकुलेटर में मॉड कैसे टाइप करना है, पता है सबको? मॉड कैसे डालना है? तो कैलकुलेटर ऑन करने के बाद, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे टाइप करो। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद दो बॉक्स वाला बटन प्रेस करो। किया? दो बॉक्स वाला बटन। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन किया, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, रेस्ट टू 3/2। ब्रैकेट ओपन, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 3/2। पावर में 3/2 कैसे लिखना है सबको पता है। फिर से पावर में जाने के बाद फिर से दो बॉक्स वाला बटन प्रेस करो। न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 2। हो गया 3/2। चलो अब कर्सर को नीचे डिनोमिनेटर में लेके आओ, आगे डिनोमिनेटर में। चलो नेक्स्ट, डिनोमिनेटर में आने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करो एंड हाइप बटन प्रेस करो। हाइप साइन के आगे है, देखो आ गया मोड। समझा मोड कैसे लाना है? शिफ्ट बटन प्रेस करना है और हाइप बटन, HYP, साइन के आगे है, देखो साइन बटन है ना, उसके आगे हाइप करके बटन है, वो प्रेस करो, मोड आएगा। फिर टाइप करो 6 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 8। समझा? अगर नहीं आपको पता चल गया ये मॉड कैसे लाने का तो भी टेंशन मत लो, ब्रैकेट डालोगे तो भी चलेगा। बस ये अगर निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव में लिखो। मॉड क्या करता है? निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। और अगर पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही रखता है। मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। चलो आ गया सबका 41.66। क्लियर? चलो तो सब लोग यहाँ पर देखो, मैं आपको 3 टाइप के एग्जांपल्स बताने वाला हूँ, हर टाइप के दो दो एग्जांपल्स, टोटल 6 एग्जांपल्स मैंने आपको बोला। तो टाइप 1 के दो एग्जांपल्स अपने कंप्लीट हो गए। क्या थे दो एग्जांपल्स? दोनों एग्जांपल में आपको क्या मिला? पोजीशन वेक्टर मिला, करेक्ट। पोजीशन वेक्टर मिला, उसको अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, जिससे आपको एक्स और वाई, ये दो इक्वेशन, दो वैल्यूज मिले। एक्स और वाई मिलने के बाद उसको डिफरेंशिएट किया, वी एक्स वी वाई मिला। अगेन डिफरेंशिएट किया, ए एक्स ए वाई मिला। जो भी टाइम का वैल्यू दिया था वो अपने टाइम का वैल्यू पुट किया। अब फर्स्ट एग्जांपल में आपको यहाँ तक ही कैलकुलेशन बोला था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेकिन सेकंड कैलकुलेशन में आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना था। एक्चुअली में वेलोसिटी एक्सेलरेशन बोला ही नहीं था यहाँ पर, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको निकालना है तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 1, जिसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया था। पोजीशन वेक्टर दिया है तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, समझा? बेसिक लेवल का डेरिवेटिव आना चाहिए आपको। क्लियर? चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट। सब लोग यहाँ पर आ जाओ। टाइप 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
इसमें आपको पोजीशन वेक्टर दिया नहीं है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो क्या दिया। द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय y का इक्वेशन दिया आपको, y is equals to 6t cube minus 5t. If ax is equals to 14t, ax is equals to 14t and vx is equals to 4 when t is equals to 0, when t is equals to 0, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन v एंड a, ये दो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करना है। when t is equals to कितना 1 सेकेंड, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, बराबर। अब मुझे यहाँ पर टाइम के दो दो वैल्यूज दिख रहे हैं। मेरे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, लेकिन वो कौन से टाइम का है, जब टाइम का वैल्यू 0 है तब। मुझे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है वो किसके लिए कैलकुलेट करना है, जब टाइम का वैल्यू कितना रहेगा 1 होगा, उसके लिए कैलकुलेट करना है, करेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम का प्रोसेस क्या था, सीक्वेंस कैसा था। सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर दिया था जिसमें आपको x और y ये दो इक्वेशंस मिल गए, फिर दोनों का डिफरेंशिएट किया vx vy, अगेन डिफरेंशिएट किया ax ay, पूरा स्टोरी याद है सबको। अब मुझे बताओ x और y ये दोनों में से आपको y पता है ना, देखो ना y दिया है क्वेश्चन में। अगर ऐसा ही x भी दिया होता तो, यहाँ पर आपको y दिया है, अगर ऐसे ही आपको x का भी इक्वेशन दिया होता तो प्रॉब्लम सॉल्व था ना। फिर अगर आपके पास x का इक्वेशन है, y का इक्वेशन है, तो क्या करना है सबको पता है ना, क्या करना है बताओ, डिफरेंशिएट करना है, vx vy मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना है ax ay मिलेगा, करेक्ट है। मतलब क्या, अगर आपके पास x और y ये दो, सुन ध्यान से सुनो, अगर आपके पास x और y ये दोनों के इक्वेशंस है आपके पास, तो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यस और नो, कर सकते हो, करेक्ट। तो देखो आपके पास y का इक्वेशन है, मतलब 50% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब आपको किसका इक्वेशन ढूंढना है, x का इक्वेशन ढूंढना है। एक बार x का इक्वेशन मिल गया तो फिर अपना स्टोरी चालू करेंगे हम लोग, करेक्ट। तो अपना एम क्या है अभी यहाँ पर, x का इक्वेशन ढूंढना, ये अपना एम है। तो वो कैसे मिलेगा, देखो vx एंड ax ये दो दिया है ना, सो ax इज इक्वल्स टू 14t, क्लियर। मैंने फॉर्मूलेज वहां पर लिख के रखे हैं, ढूंढो ax का फॉर्मूला क्या है। ax इज इक्वल्स टू फॉर्मूला मिला, क्या है, ax इज इक्वल्स टू dvx अपॉन dt, ये फॉर्मूला है ना, करेक्ट। तो ax को मैं रिप्लेस करूंगा dvx अपॉन dt से, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 14t, dt को राइट साइड शिफ्ट करो, सो dvx इज इक्वल्स टू क्या 14t dt, करेक्ट। अब लेफ्ट साइड देखो dvx है, मुझे d नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ vx चाहिए, करेक्ट। सो डेरिवेटिव का अपोजिट कौन, इंटीग्रेशन। सो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, जो क्या करेगा, डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा, समझा। अब लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्या, अगर लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन करना है तो मुझे राइट साइड भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही साइड नहीं कर सकता ना मैं, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन dvx एंड राइट साइड इंटीग्रेशन 14t dt, करेक्ट। तो बताओ ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा तो बचेगा कौन, vx बचेगा, vx बचेगा एंड राइट साइड 14 तो कॉमन है ना, 14 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर शिफ्ट किया। t का इंटीग्रेशन क्या, टी स्क्वायर अपॉन 2 आता है ना सबको, बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन। सो ये आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, क्या है ये c1, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो सभी इंटीग्रेशन में आप लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हो, कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होते हैं जहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेते हैं, कुछ इंटीग्रेशन होता है जहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं। अब इंटीग्रेशन में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब क्या, लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऐसे दो लिमिट होते हैं। अगर आपके इंटीग्रेशन में लिमिट्स प्रेजेंट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्रेजेंट है, मतलब वो कौन सा इंटीग्रेशन हुआ, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हुआ, डेफिनाइट, करेक्ट। और अगर लिमिट्स ही नहीं है तो वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया, इनडेफिनाइट, क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा तब आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ेगा, समझा। और जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लेना पड़ेगा, समझा। तो दोनों याद रखोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे, सो दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा इंटीग्रेशन है,
इनडेफिनाइट, सो इनडेफिनाइट में कौन आएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, करेक्ट। डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको कभी नहीं आने वाला, उसका टेंशन लो ही मत, समझा? मतलब क्या, आपको इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना ही है, इतना याद रखो। चलो तो यहाँ पर आ जाओ, बताओ वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 14/2 7 टी स्क्वायर प्लस c1, करेक्ट। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं? हम लोग x को ढूंढ रहे हैं, हमें तो vx मिला। अब क्या करेंगे? ax से vx मिला, अब vx से x मिलेगा, कैसे? अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ढूंढो vx का फॉर्मूला, ढूंढो वहां पर vx का फॉर्मूला dx अपॉन dt, vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt, करेक्ट है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ax के जगह dvx अपॉन dt लिखा, सेम वैसे ही vx के जगह मैं क्या लिखूंगा? dx अपॉन dt। तो बताओ dx अपॉन dt। लेकिन पहले मुझे बताओ, इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा ना, मुझे c1 निकालना पड़ेगा। तो बताओ कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? है ना, यहाँ पर vx इज इक्वल टू कितना? 4, जब टाइम का वैल्यू कितना है? 0। सो बताओ फिर व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन vx इज इक्वल टू कितना? 4। लिखो फिर यहाँ पर vx का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 प्लस c1, सो c1 इज इक्वल टू 4। अब ये c1 का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में लिखूंगा, तो vx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 7 टी स्क्वायर प्लस 4, समझा? अब बताओ vx इज इक्वल टू क्या? vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो vx को मैं रिप्लेस कर रहा हूं dx अपॉन dt से, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना? 7 टी स्क्वायर प्लस 4, बराबर। dt को राइट साइड शिफ्ट करो, सो dx इज इक्वल टू 7 टी स्क्वायर प्लस 4 dt। अब लेफ्ट साइड मुझे सिर्फ x चाहिए, वहां पर तो dx है, तो d कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, या तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 7t स्क्वायर प्लस 4 dt। बताओ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा तो बचेगा कौन? फिर x बचेगा। बताओ फिर यहाँ पर 7t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 4t प्लस c2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझा? ये भी तो इंडेफिनाइट है ना, समझा तक? नेक्स्ट, अब जैसे मैंने यहाँ पर c1 कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट कर पाया मैं? ये इंफॉर्मेशन मैंने अपने मन से लिखा क्या? नहीं, वो दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 देन vx इज इक्वल्स टू 4, आपने पुट किया, c1 मिल गया। तो सेम वैसे यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, क्या? व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू, कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पर। है क्या आपके पास? क्वेश्चन में है? नहीं है, तो इसका मतलब मैं कांस्टेंट कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा ही नहीं है मेरे पास, सफिशिएंट डेटा ही नहीं है, तो C2 का कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। या चलो नो प्रॉब्लम, फिर भी अपना काम हो चुका है। अपना का एम क्या था? x का इक्वेशन ढूंढना, y का तो है मेरे पास ऑलरेडी। चलो x इज इक्वल टू मिला 7t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 4t प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू 6t क्यूब माइनस 5t। अब इसके आगे अपना स्टोरी स्टार्ट होने वाला है। क्या अपना स्टोरी? डिफरेंशिएट ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या आएगा? vx इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। अब आप लोग बोले अरे कांस्टेंट ही पता नहीं है, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको पता होता तो भी उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 ही तो होता है, समझा? मतलब C2 का वैल्यू 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, जो चाहिए वो लो, आंसर तो क्या आने वाला? डिफरेंशिएट करेंगे 0 ही आएगा। मतलब C2 मुझे पता नहीं है, उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, समझा? तो बताओ फिर इसका डेरिवेटिव 3 आगे जाएगा, 3 3 कैंसिल होगा, तो कितना आएगा? 7t स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट vy इज इक्वल्स टू, बताओ dy अपॉन dt ना, क्या आएगा? 6 इंटू 3 18t स्क्वायर माइनस 5, समझा? बताओ फिर टाइम का वैल्यू है आपके पास। अब आपको जो कैलकुलेशन करना है वो कौन से टाइम के लिए करना है? 1 के लिए करना है। आपको जो वैल्यूज दिए थे वो कौन से टाइम के लिए दिए थे? 0 के लिए। मुझे जो कैलकुलेशन करना है वो टाइम 1 के लिए करना है। सो व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो बताओ vx इज इक्वल्स टू क्या? 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4, कितना आएगा? 11 मीटर पर
सेकेंड। चलो नेक्स्ट, वी वाई इज इक्वल्स टू बता, 18 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5, आंसर इज 13 मीटर पर सेकेंड। चलो वी एक्स वी वाई मिल गया, तो v इज इक्वल्स टू कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। बोलो 17.02 मीटर पर सेकेंड, समझा ये? चलो वेलोसिटी मिल गया, अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, vx का इक्वेशन लो, vx इज इक्वल्स टू 70, 11 उसका वैल्यू है, इक्वेशन लेना 7t स्क्वायर प्लस 4 एंड vy इज इक्वल्स टू 18t स्क्वायर माइनस 5। चलो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा ax इज इक्वल्स टू dvx अपॉन dt, कितना 14t, 4 का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट ay इज इक्वल्स टू dvy अपॉन dt, 36t, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सो ax इज इक्वल्स टू कितना 14 इंटू 1 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ay इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट a is equals to under root of ax square plus ay square। समझा? तो देखो यहां से अपना वाला स्टोरी है, ये तो हमें पहले से ही पता है, करेक्ट। x और y मिल गया, डिफरेंशिएट करो vx vy, अगर डिफरेंशिएट ax है y, ये सब आपने प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम में किया। बस ये अपना स्टोरी कब स्टार्ट हुआ, जब मुझे x का इक्वेशन मिला। तो x का y का तो था मेरे पास ऑलरेडी, तो x का इक्वेशन तैयार करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन था ax का, ax से पहले मुझे क्या मिला vx, लेकिन vx के इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ये डेटा मैंने यूज किया। ये मैंने अपने मन से लिखा है क्या? नहीं, वो सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, फिर उसके बाद अगेन vx मिल गया, अगेन इंटीग्रेशन किया, मुझे x का इक्वेशन मिला, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट में कैलकुलेट नहीं कर पाया। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे यहाँ पर मेरे पास इंफॉर्मेशन था इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, वैसा यहाँ पर मेरे पास सफिशिएंट डेटा है ही नहीं, तो मैं आगे कैलकुलेशन कर ही नहीं पाया। लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ भी होने दो C2 का वैल्यू, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है, समझा? अब ये सब होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। यहाँ तक, इसके आगे का कैलकुलेशन करने की जरूरत थी नहीं। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि x को आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला vx, और vx 7t स्क्वायर प्लस 4, ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है यहाँ पर। तो यही अगर आप लोग यहाँ पर लिखते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, लेकिन ये सब आपको कब पता चलने वाला है? प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, समझा? तो पता चला तो चला, नहीं चला तो भी टेंशन मत लो, अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है ना। समझ में आ रहा है? तो इसमें ना कोई डायग्राम वगैरह है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस आपको फॉर्मूलेज अच्छे से पता होना चाहिए। मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय vx is equals to 25 minus 8t, करेक्ट। vx का इक्वेशन दिया है मुझे, इसको प्रीवियस एग्जांपल के साथ कंपेयर करो ना। प्रीवियस में क्या दिया था? ax दिया था, ax। इस बार क्या दिया? vx दिया है। एंड y, अब देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी y का इक्वेशन दिया था, यहाँ पर भी y का इक्वेशन दिया। एट t is equals to 0, x is equals to 0, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। प्रीवियस में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोला था, लेकिन इस बार पोजीशन भी बोला है, करेक्ट है। तो सेम वही स्टोरी है, मेरे पास y का इक्वेशन है 48 माइनस 3t स्क्वायर, मुझे किसकी जरूरत है? x के इक्वेशन की जरूरत है। अब x का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे किसका हेल्प लेना है? vx का हेल्प लेना है। सो vx इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8t। बता फिर vx का फॉर्मूला क्या है? dx अपॉन dt, करेक्ट है। चलो vx को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ dx अपॉन dt से, इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8t।
dt को राइट साइड शिफ्ट करो, सो dx इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8t इंटू dt। अब मुझे तो लेफ्ट साइड सिर्फ x चाहिए, डेरिवेटिव को कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, सो 25 माइनस 8t dt। बताओ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को कैंसिल करेगा, x इज इक्वल्स टू 25t माइनस 8t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c1, करेक्ट, 2 4 जा 8, सो x इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या मिला, 25t माइनस 4t स्क्वायर प्लस c1, बराबर है, समझा तक सबको। चलो आगे, अब c1 कैलकुलेट करना है। चेक करो प्रीवियस प्रॉब्लम में x के इक्वेशन का कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास डेटा नहीं था, एक्सेलरेशन के इक्वेशन में था इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए, सॉरी वेलोसिटी के इक्वेशन में। इस बार देखो मुझे c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है, तो डेटा है मेरे पास, व्हेन t is equals to 0 then x is equals to 0। ये मैंने मेरे मन से लिखा क्या, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो बताओ ये 0 टाइम 0, ये भी 0 प्लस c1, सो c1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये c1 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा, तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा 25t माइनस 4t स्क्वायर प्लस c1, c1 इज 0, करेक्ट। चलो x मिल गया, y 48 माइनस 3t स्क्वायर। अब इसके आगे अपना स्टोरी पता है ना, x और y मिल गया, डिफरेंशिएट करेंगे vx vy, अगेन डिफरेंशिएट ax से y, करेक्ट। अपना एम क्या है, x और y ये दो इक्वेशंस मुझे कैसे भी करके लेके आना है। अब दोनों में से एक तो दिया हुआ है, मतलब 50% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व है, बस मुझे x का इक्वेशन लाना है, तो इसके लिए ये सब करना पड़ा मुझे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, देखो इस बार वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ पोजीशन भी बोला है, पोजीशन भी बोला है। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा रह गया, एक्सेलरेशन एट t is equals to 4 सेकेंड, ये रह गया था, t is equals to 4 सेकेंड। सो क्वेश्चन में आपको टाइम का वैल्यू दिया है 4 सेकेंड, करेक्ट है। चलो तो ध्यान से देखो, व्हेन t is equals to 4, तो x is equals to बताओ 25 into 4 minus 4 into 4 square, so 25 into 4 100, 4 square 16, 16 into 4 64, so x is equals to 36 meter। Next, y is equals to 48 minus 3 into 4 square, 4 square is 16, 16 into 3 48, so 48 minus 48 0। तो इस पार्टिकल जिस लोकेशन पर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले मुझे, यस दैट इज पोजीशन x, y इज इक्वल्स टू 36, 0, ये मिल गया मुझे पोजीशन। अब उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो पता है सबको, बताओ x इज इक्वल्स टू 25t माइनस 4t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 48 माइनस 3t स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यह आएगा vx इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, vx ना इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, कितना आएगा 25 माइनस 8 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8t, एंड vy इज इक्वल्स टू क्या आएगा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 48 का डेरिवेटिव 0 माइनस 60 व्हेन t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, so vx इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8 इंटू 4, कितना 8 इंटू 4 32, 25 माइनस 32 माइनस 7 मीटर पर सेकेंड, तो ये मिल गया मुझे vx। नेक्स्ट vy इज इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 मीटर पर सेकेंड। चलो vx vy मिल गया, v कैलकुलेट कर सकता हूँ अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, सो अंडर रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 24 स्क्वायर 22.95। मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है,
मतलब कैलकुलेटर में ये -7 -24 माइनस साइन देने में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 25 चेक करो एक बार। चलो नेक्स्ट Vx Vy मिल गया जिससे V कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद Vx इज इक्वल्स टू इक्वेशन क्या मिला था आपको 25 माइनस 8t एंड Vy इज इक्वल्स टू इक्वेशन मिला था -6t। डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बताओ ax इज इक्वल्स टू 25 का डेरिवेटिव 0 माइनस 8t का -8। नेक्स्ट ay इज इक्वल्स टू -6 व्हेन t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इसका कुछ इफेक्ट होगा इसके ऊपर? कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सो ax इज इक्वल्स टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ay इज इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है। नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सो a कैलकुलेट कर सकते 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझो। बस इसमें आपने नया चीज क्या देखा, पोजीशन का, पोजीशन कैसे कैलकुलेट करना है। और प्लस यहाँ पर x के इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन था मेरे पास। अब मुझे बताओ प्लीज ध्यान से देखो, x के इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट में कैलकुलेट कर पाया, करेक्ट है। c1 इज इक्वल्स टू 0 मिला। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, x और y के इक्वेशन में t का वैल्यू पुट किया 4 सेकेंड जिससे पोजीशन मिला। तो आप लोग मुझे बताओ प्रीवियस प्रॉब्लम में x के इक्वेशन में जो कांस्टेंट था इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो कैलकुलेट कर पाया मैं? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि डेटा नहीं था मेरे पास डेटा नहीं था। तो उस एग्जांपल में बताओ पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तो कैलकुलेट कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके इस इक्वेशन में कांस्टेंट c1 अननोन है ना, कांस्टेंट अननोन है, c1 अननोन है, तो आप लोग पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर पाए। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या? ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसका आंसर एग्जिस्ट करता है। समझा? अब आंसर ही नहीं है तो क्वेश्चन भी गलत होगा ना फिर वो। समझ में आ रहा है? सो टाइप 1 के 2 एग्जांपल्स हो गए, टाइप 2 के 2 एग्जांपल्स हो गए। मतलब एक मैथ को हमने सभी टाइप्स किए। हमें जरूरत किसकी है? एक्स एंड वाई की जरूरत है, एक्स एंड वाई की। अब एक एग्जांपल ऐसा देखा जिसमें एक्सेलरेशन दिया था ए एक्स से वी एक्स से एक्स, और एक एग्जांपल ऐसा देखा जिसमें वी एक्स दिया था, तो वी एक्स से डायरेक्ट मुझे एक्स निकालना पड़ा। मतलब सभी टाइप्स मैंने कवर किए इसमें टाइप 2 में। एक काम करो, सब लोग एप्लीकेशन ओपन करो 5 मिनट के लिए, मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। 5 मिनट के लिए एप्लीकेशन ओपन किया, उसमें जाओ, जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसके ऊपर क्लिक करो। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है क्या? उसमें फ्री मटेरियल करके एक ऑप्शन है, क्लिक करो। उसमें एफई के ऊपर क्लिक करो, एफई के ऊपर क्लिक किया। उसमें सेम 1 में जाओ, उसमें मैकेनिक्स में जाओ। क्या? मैकेनिक्स में गए, उसमें एक पीडीएफ दिख रहा है देखो, उसके ऊपर क्लिक करो। बता तू कुठे गेलास? एप्लीकेशन ओपन केलं, लेफ्ट टॉपला 3 हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत, फ्री मटेरियल आलं, त्याच्यात एफई, त्याच्यात सेम 1, त्याच्यात मेकॅनिक्स, पीडीएफ आलं, ते डाउनलोड करा। चलो हो गया। नेक्स्ट, तो उसमें पेज नंबर 113, टोटल 143 पेजेस है, 143। उसमें से पेज नंबर 113 नहीं, 111 111, पेज नंबर 111 आ गए। चलो नोट्स में देखो,
पेज नंबर 111, ओके। उसमें कर्विलिनियर मोशन दिख रहा है, कर्विलिनियर मोशन, पेज नंबर 111, ओके। उसमें कर्विलिनियर मोशन दिख रहा है। अब वहां पर देखो 18 नंबर का एग्जाम्पल दिख रहा है, फिर उसके बाद 19, एक्चुअली 19 के बाद है ना 20 जो दिख रहा है ना, उसके बीच में और एक है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विच मूव्स इन XY प्लेन इज गिवन बाय, दिख रहा है सबको, क्वेश्चन नंबर 19 y is r bar is equals to 3t cube minus 40 square I plus 0.5 t raised to 4, करेक्ट है। कैलकुलेट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t is equals to 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या बोला है, t is equals to 4 सेकेंड, मैंने आपको वही बोला था, बस वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे और वही क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद द y कोऑर्डिनेट, उसके नीचे देखो द y कोऑर्डिनेट दिख रहा है, तो वहां पर मेरे से गलती से मिस्टेक हुआ था, वहां पर एक नंबर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो गया मेरे से, तो वो एक क्वेश्चन है, समझा, वो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में देखो ना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सो टोटल द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, ये कितना क्वेश्चन हो गया, फिर तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हो गया ना, तीसरा, वहां पर एक नंबर होना चाहिए लेकिन नहीं लिखा है। फिर उसके बाद अ पार्टिकल ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऐसा लिखा है। फिर उसके बाद 21 22, तो टोटल कितना क्वेश्चंस हो गया, 6 क्वेश्चंस हो गया, 6 क्वेश्चंस। अब देखो वहां पर 5 ही है, लेकिन एक्चुअल में और एक नंबर होना चाहिए बीच में, तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चंस। अब 2021 से 21 22 23 24, करेक्ट। मैं पिछले 5 साल से सेम डायलॉग बोलते आ रहा हूँ, सेम, और मैं हर लेक्चर है ना, हर साल बस ये 6 एग्जाम्पल से लेता हूँ, उसमें से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यकीन नहीं हो रहा है तो देखो ना, फिर आपको ये क्वेश्चन आया था, करेक्ट। बस यहाँ पर t इज इक्वल टू कितना है, वहां पर 1, यहाँ पर कितना है 4, करेक्ट। उसके आपका रेगुलर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना वो आया था, उसके पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वो आया था। आपका जो पेपर है आपका 80 मार्क्स वाला है ना, अभी जो आपने दिया था May 25 वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आया था, समझा। आप लोग कोई भी क्वेश्चन पिछला 21 से लेके कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, ये 6 में से ही कोई एक क्वेश्चन आपको वहां पर दिखेगा, समझ में आ रहा है। इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ कि बस यही करने का, यही करने का, कुछ भी करो, रट्टा मारो, जो करना है वो करो, लेकिन ये 6 एग्जांपल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके। अब देखो ना, तुम लोग को ये आया था 7 मार्क के लिए, नहीं 7 नहीं 8 मार्क के लिए, 8 मार्क के लिए आया था, और आपको आया था 6 मार्क के लिए आया था, करेक्ट। चलो अब लास्ट टाइप बाकी है, टाइप 3, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये 2 क्वेश्चंस। अब उसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो लोग 80 मार्क्स वाले, 80 मार्क्स वाले कौन कौन है इसमें से, हाँ अब ध्यान से सुनो, 80 मार्क्स वाले जो लोग हैं, तुम लोग को है ना सिर्फ PYQs करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही करना है। तो आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ क्या है। अब देखो, यूनिवर्सिटी को मैकेनिक्स का एग्जाम 2 बार लेना पड़ रहा है, एक 80 मार्क्स वालों के लिए और एक 60 मार्क्स वालों के लिए। दोनों के लिए अलग से पेपर सेटिंग होगा, अलग से टाइम टेबल बनेगा, अलग से पेपर चेकिंग होगा, सब कुछ 2 बार करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी क्या करता है, उनको मैन पावर उतना लगेगा ना, उतना खर्चा बढ़ेगा उनका, तो यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको वो निकालने की कोशिश करता है। अब ऐसा तो नहीं है ना आपको ऐसे ही घर पे बैठे बैठे वो आप लोग पास कर, तो जो फॉर्मेलिटी वो तो करना ही पड़ेगा उनको, आपका टाइम टेबल सेट करना है, एग्जाम कंडक्ट करना है, पेपर चेकिंग करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लास्ट मोमेंट में, मतलब जब नया सिलेबस आता है, नया पैटर्न आता है, तब क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनको जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करता है, समझा, जल्दी से जल्दी, मतलब वो क्या करेगा, पेपर जो है वो एकदम इजी इजी सेट करेगा। इजी इजी मतलब क्या, जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से ही क्वेश्चंस उठाकर आपके क्वेश्चन पेपर में डालेगा, समझा। तो इसका तुम लोगों ने फायदा उठाना चाहिए उल्टा। तो जो PYQs है 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर से, बस वो अच्छे से करने का, समझ में आ रहा है। तो एक बार वो हो गया, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे उतना यूनिवर्सिटी को अच्छा है। एक बार वो पास हो गया, वो सब, फिर वो पैटर्न ही खत्म हो गया ना,
फिर एक नया पैटर्न जो स्टार्ट हुआ है 80 मार्क्स वाला, फिर वही कंडक्ट होगा फिर, समझा? 60 मार्क्स वाला, क्लियर है? हमारे कॉलेज में एनकेटी रूल वाला एक था, मैंने बताया था वो शायद, एनकेटी रूल। एनकेटी मतलब क्या? फर्स्ट ईयर में आपको कितना भी केटी रहने दो, आप सेकेंड ईयर में गए, सेकेंड ईयर में कितना भी केटी रहने दो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप थर्ड ईयर में गए, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर कितना भी केटी रहने दो, आप फोर्थ ईयर में गए। हमारा एक सुपर डुपर सीनियर था, सीनियर सीनियर सुपर डुपर सीनियर, अभिनव करके, उसको 40 केटीज थे, 40। उस वो एग्जाम को जाता था और 10 मिनट में बाहर आता था। उसको कैसा फ्रीडम चाहिए। हमारे कॉलेज में 90% स्टुडंट्स ऐसे ही थे जो फ्रीडम के लिए वहां पर आए थे, म्हणजे घरात कशी किटकिट असते पॅरेंटची किंवा सगळ्यांची, बस मुझे किसी ने कुछ टोकना नहीं है, बोलना नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स वहां पर आए थे इंजीनियरिंग करने के लिए। और सबको देखोगे तो सब ऐसा आदमी ही दिखेंगे आपको, मतलब 2-3 बच्चे रहेंगे इनको, ऐसा सब। तो 8 साल में इंजीनियरिंग मतलब नॉर्मल चीज था उस टाइम, 4 साल का इंजीनियरिंग 8 साल में कर रहे हैं। तो अभिनव करके जो था सुपर डुपर सीनियर, उसको 40 केडीज लगा था। हाइट तो ये था कि उसको जॉब भी लगा था, क्योंकि वो था टैलेंटेड, बहुत होशियार था, बहुत बहुत नॉलेज था उसको, उसको जॉब लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि हमारे टाइम में 1000 में से एक स्टूडेंट था जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता था। हमारे टाइम, आज से 24 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे टाइम मैक्सिमम डिमांड किसको था? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ये 4 ब्रांचेस को ही सबसे ज्यादा डिमांड था। हमारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएसई करके हमारा पहला कॉलेज जहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आया था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके पहले उस टाइम सभी कॉलेजेस में सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हमारा पहला कॉलेज। वहां पर कितना एडमिशन हुआ था? ओनली 4 एडमिशन हुआ था। 60 स्टूडेंट, 60 का इंटेक था, सिर्फ 4 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फुल था, क्योंकि कंप्यूटर किसी को जाना ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था क्या है, समझा? उनका फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक क्रिकेट का टीम भी नहीं बनता था। हम लोग उनको बहुत चिढ़ाते थे, स्पोर्ट्स जब चालू रहता ना, उनको हम लोग बोलते थे आ जाओ तुम लोग थाली बजाने के लिए, तुम लोग को कुछ काम भी नहीं है तो आ जाओ यहाँ पर। हम लोग बहुत उनका मजाक उड़ाते थे, हम लोग बोलते थे तुम लोग चेस में या फिर कैरम में पार्टिसिपेट करो। और कंप्यूटर साइंस करने वाले कैसे, वो सब एकदम हाई फाई लोग, मतलब जो इंग्लिश में बात करेंगे, ऐसा 3/4 वगैरह पहनेंगे। तो हम लोग कैसा, हम लोग पैजामा छाप, जैसे आप लोगों ने ये देखा है, जो जीता वही सिकंदर, शाहरुख खान का, सॉरी सलमान, आमिर खान का मूवी, वो साइकिल रेस वाला, तो उसमें कैसा पजामा छाप रहते हैं। हम लोग ऐसा शर्ट पैंट और स्लीपर ये पहन के हम लोग कॉलेज जाते थे, शर्ट पैंट और स्लीपर, क्योंकि कॉलेज यहाँ पर और हॉस्टल यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर देखने का कि अरे हाँ सर आया क्या, सर का गाड़ी दिख रहा है, चलो जाते हैं। 10:15 का कॉलेज, हम लोग 10 बजे उठते थे। फिर ब्रश वगैरह करते थे और फिर डायरेक्ट वैसे ही कॉलेज, कॉलेज से फिर दोपहर को आने का, फिर नहाने का, फिर खाना खाने के लिए जाने का। तो तो ऐसे ही थे हम लोग इंजीनियरिंग में। बाकी जो कंप्यूटर वाले थे वो कैसा, अच्छे से उठेंगे, फ्रेश होंगे, नाश्ता करने के लिए जाएंगे, समझा? एकदम एकदम हाई फाई लोग थे ना, वो थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले, ठीक है? तो उनको हम लोग बहुत चिढ़ाते थे। तो उसमें था ये अभिनव करके, उसको 40 केडी लगा, कंपनी में जॉब लग गया उसको। कंपनी ने उसको 1.5 साल का टाइम दिया, बोले कि 1.5 साल के अंदर आप अपने 40 केडीज क्लियर करो, हम आपको कंटिन्यू करेंगे। और वो इतना सीरियस हो गया था, क्यों सीरियस हो गया मालूम है? उसकी एक गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में, उसका इंजीनियरिंग हो गया था, और इंजीनियरिंग होके वो जॉब भी कर रही थी, जॉब कर रही थी, और उसका जो भी खर्चा है वो उठा देती। सेम ड्रैगन पिक्चर की स्टोरी है। तो इसलिए मैंने रेगुलर बैच वाले लड़कों को बोला भी था कि एक बार आप लोगों को ड्रैगन मूवी देखो, सेम स्टोरी है। अरे तुम लोग छिछोरे देखो या फिर 3 इडियट देखो, ये 90% स्टोरी हमारे कॉलेज का ही है। हमारे छोड़ो, उस टाइम के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेम सिचुएशन होता था। तो अभिनव को 40 केडीज लगा, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 18 पेपर क्लियर किया, 18 पेपर। तो इमेजिन करो वो कितना टैलेंटेड रहेगा। 18 पेपर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। उसका कैसा एग्जाम रहता था? मॉर्निंग 10 to 1,
सेमिस्टर 1 का पेपर 1 to 2 ब्रेक, और इन 2 to 5 सेमिस्टर 5 का पेपर, मतलब फर्स्ट ईयर से डायरेक्ट थर्ड ईयर, एक ही दिन में 2 पेपर। अब वो क्या याद रखेगा और क्या लिखेगा? फिर भी उसने बहुत मेहनत किया। सो 18 पेपर क्लियर हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में सभी एक पेपर रह गया, बाकी सभी पेपर क्लियर हो गए। एंड थर्ड अटेम्प्ट में बस उसका एक ही पेपर रह गया था, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। क्योंकि ग्राफिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट भी दिया तो भी आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते जब तक आपको पता ही नहीं है। दिख रहा है मुझे सर्कल 8 इक्वल 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, पेंटागन कैसे ड्रॉ करते हैं, हेक्सागन कैसे ड्रॉ करते हैं, तब तक मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसका लास्ट में एक पेपर रह गया था। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ये एनकेटी रूल का, पूरे यूनिवर्सिटी में वो एक ही लड़का बचा था, एक ही लड़का बचा था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, एनकेटी रूल का। और वो अकेले के लिए पेपर सेट होता था, अकेले के लिए एग्जाम कंडक्ट होता था, अकेले के लिए, सब अकेले के लिए। पूरे यूनिवर्सिटी में हमारे कॉलेज बहुत फेमस हो गया था, अरे कौन ये लड़का जिसके अकेले के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो और वो एग्जाम को ही नहीं आता था। तो लास्ट अटेम्प्ट जो बाकी था, तो उसको कॉलेज वाले बोले कि अरे आजा, तो हम लोग तेरे को हेल्प करेंगे, तेरी वजह से हम लोग का इतना नाम खराब हो गया पूरे यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज वाले ने उसको हेल्प किया, तब जाके उसका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लियर हो गया, समझा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये, हाँ, राजाराम शिंदे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चिपळूण, राजाराम शिंदे चिपळूण में वो कॉलेज, वो बंद हो गया 2017 में, अभी सिर्फ डिप्लोमा चालू है वहां पर। ठीक है, रैगिंग के लिए तो वर्ल्ड फेमस था, रैगिंग मतलब डेंजर लेवल का था हमारे इधर। आरके सर और मैं, हम दोनों रूममेट, क्लासमेट, एग्जाम में आगे पीछे, मैं लेफ्टी, सर राइटी। मेरा रिजल्ट और सर का रिजल्ट देखने का, सेम 1 से लेके सेम 7 तक सभी सब्जेक्ट में सेम मार्क्स है, एक मार्क भी ऊपर नीचे नहीं, सेम टू सेम। बस फाइनल ईयर में सेमेस्टर 8 में मुझे एक मार्क ज्यादा है एक सब्जेक्ट में, बाकी सेम टू सेम मार्क्स है, सेम टू सेम। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एंजॉय करोगे, ये आप लोग लाइफ टाइम याद रखोगे ये सब इंसिडेंट्स जो है, समझा? तो जल्दी से जल्दी क्लियर करने का और अपने रियल लाइफ में आ जाने का, ठीक है? और देखो वो जो, और हाँ, ये जो ये एक पॉइंट क्लियर करना है, केटी लगा, ड्रॉप लगा, मतलब मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे हमारे टाइम के जो सीनियर्स है या फिर जो क्लासमेट्स है, वो आज बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, अच्छा पैकेज ले रहे हैं, समझा? 1.5 लाख पर मंथ उनका सैलरी है, 1.5, 1.8, 2.5 लाख। एक अभी लास्ट वीक में मिला था, वैभव पवार करके, 6 साल में उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, अभी वो हिंजेवाड़ी में, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है, 24 लाख का उसका पैकेज लगा है, समझा? तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि ड्रॉप लग गया, केटी लग गया। सो क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या दिया? अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ पाथ y is equals to x square upon 3 with a constant speed of 8 meter per second. Okay, what are the x and y component of its velocity when x is equals to 3? What is the acceleration of the point at this instant? पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो। कहीं पर भी आपको टाइम रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं, टाइम रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, टाइम का ज्यादा नाम भी नहीं लिया है यहाँ पर, करेक्ट? तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन है जिसमें टाइम रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3, इसको इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ, करेक्ट? ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखो। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये इक्वेशन ऑफ पाथ है करके? आपके पास जो इक्वेशन है वो अगर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है तो वो कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इसके पहले देखो, प्रीवियस दोनों प्रॉब्लम में आपको y का इक्वेशन दिया था, लेकिन y का जो इक्वेशन था वो टाइम के ऊपर डिपेंड था ना, करेक्ट? वो y का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम था, तो वो इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया क्या? नहीं।
तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें टाइम कहीं पर भी नहीं है, ये कौन हो गया, इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया। ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, ठीक है। चलो अब इसके आगे, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। टी के लिए टी होना तो चाहिए ना, वहां पर टी है ही नहीं यहाँ पर। अगर इस इक्वेशन में टी होता तो मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करता, टी करता, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर टी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा। अब आप लोग बोलेंगे एक्स से क्यों, वाई भी तो कर सकते थे, ऐसा क्यों, एक्स से क्यों किया। तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला एक बार देखो, क्या लिखा है, dy अपॉन dx, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। मतलब फॉर्मूले का डिमांड क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूले का डिमांड है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा। तो बताओ फिर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का क्या, 2x डिवाइड बाय 3। बताओ ना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x, तो आगे जाएगा ना, सो 2x डिवाइड बाय 3। समझ आते सबको। चलो आगे, dx को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, सो dy इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x अपॉन 3 dx। नेक्स्ट, डिवाइड बाय dt, डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड। अब ये कहां से आ गया बीच में, डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड। तो बताओ ना, लेफ्ट साइड dy अपॉन dt एंड राइट साइड 2x अपॉन 3 dx अपॉन dt। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि dy अपॉन dt मतलब क्या होता है, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या होता है, dy होता है। dx अपॉन dt मतलब क्या होता है, dx होता है। समझा, तो फॉर्मूले का डिमांड है ना वो, dy और dx दोनों के डिनोमिनेटर में कौन होना चाहिए, dt होना चाहिए। अब नहीं था तो मैंने ले लिया। फिर अब लेना है तो एक ही साइड ले सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। सो डिवाइड बाय dt मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा। सो लेफ्ट साइड बताओ, dy अपॉन dt ये कौन हो गया, vy, एंड dx अपॉन dt कौन हो गया, vx। समझा। अब बताओ, x का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में, x का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, when x is equals to 3, so when x is equals to 3 given, तो बताओ vy is equals to क्या मिलेगा, 2 into 3 डिवाइड बाय 3 vx, 3 कैंसल, vy is equals to 2vx। अब ये मिल गया आपको vx और vy का रिलेशन, vx और vy के बीच का रिलेशन मिला, करेक्ट। अब बताओ v is equals to फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। v का वैल्यू है क्या आपके पास, v का वैल्यू है आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। सो v इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड गिवन, करेक्ट। तो बताओ v का वैल्यू 8 पुट किया, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। लेकिन vy इज इक्वल्स टू क्या, 2vx, तो यहाँ पर vy के जगह में क्या लिखूंगा, 2vx स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। तो बता 8 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4vx स्क्वायर। अब vx स्क्वायर प्लस 4vx स्क्वायर 5vx स्क्वायर, सो 8 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5vx स्क्वायर। अब vx स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो vx हो जाएगा, सो 8 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5vx। अंडर रूट ऑफ 5 लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, सो 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू vx, 8 अपॉन रूट 5। तो बताओ vx इज इक्वल कितना, 3.57 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ vx अगर आपको मिला है तो vy कैलकुलेट कर सकते हो, vy इज इक्वल्स टू 2vx, सो vy इज इक्वल्स टू 2 इंटू vx, 2 इंटू 3.57, 7.14 मीटर पर सेकेंड। समझो, तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। क्या बोला था क्वेश्चन में, what are the x and y component of its velocity, velocity का x component मतलब कौन, vx, y component vy, मिल गया vx and vy, करेक्ट। लक्ष्य था तुम्हें दोगे, vx and vy मिल गया, x and y component of its velocity, क्लियर यहाँ तक।
चलो नेक्स्ट 50% हो गया। अब और क्या बाकी है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एट दिस इंस्टेंट? एक्सेलरेशन भी मुझे कैलकुलेट करना है, करेक्ट? अब कैसे देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए? Vx और Vy को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो Vx और Vy का मेरे पास वैल्यू है या इक्वेशन है? अब वैल्यू को डिफरेंशिएट करना या इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना? इक्वेशन को। इक्वेशन है क्या आपके पास Vx और Vy का? नहीं है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट अब तक आप लोग यूज करते आ रहे थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो अब यहाँ पर यूज कर ही नहीं सकते। तो मेरे पास अब क्या करूंगा? सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट मतलब क्या? ये है ना, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये फॉर्मूलेज अब तक मैंने कभी यूज किया ही नहीं, डायरेक्ट थर्ड टाइप में मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताओ ए एन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर अपॉन रो एंड ए टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। जैसे ही ए एन और ए टी मिल जाएगा तो ए कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, करेक्ट? तो अभी अपना एम क्या है? मैं एक्सेलरेशन ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकता तो ऐसे कैलकुलेट करूंगा, समझा? ये ऐसे नहीं कर सकता था ना मैं, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अब बताओ इसमें ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर अपॉन रो। वी है क्या आपके पास? वी है आपके पास 8। बस मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रो। अब रो कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूलेस है, कौन सा? फर्स्ट या सेकंड? क्यों सेकंड? क्योंकि टाइम दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा। बताओ सेकंड फॉर्मूले में रो इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूले का डिमांड क्या क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स है क्या आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास? ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाय 3 ना, करेक्ट है? चलो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बताओ 2/3 ना, समझा क्या नहीं? 2x अपॉन 3 का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, ये क्या आएगा? 2/3। इसको मैं 2x अपॉन 3, इसको मैं 2/3x ऐसा लिख सकता हूँ ना, समझा? क्लियर है? तो बताओ 2/3x का डेरिवेटिव 2/3। चलो नेक्स्ट, अब आगे बताओ व्हेन x इज इक्वल्स टू कितना? 3। ये मैंने मेरे मन से लिखा क्या? वो दिया है क्वेश्चन में, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। तो बताओ x का वैल्यू जब 3 है तो dy बाई dx क्या होगा? 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, आंसर इज 3, सॉरी 2, 3 कैंसिल होगा। एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा? नहीं, वो कितना रहेगा? 2/3 ही रहेगा, करेक्ट? चलो अब ये दोनों वैल्यूज जो डिमांड था वो दोनों वैल्यूज मिल गया ना मुझे, तो रो कैलकुलेट करते हैं। रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई डी एक्स इज 2, 2 स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन मॉड ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2/3। तो बताओ रो कितना? 16.77 मीटर, समझो? चलो अब आगे, ए एन इज इक्वल्स टू क्या? वी स्क्वायर डिवाइड बाय रो। v is equals to 8, 8 square divided by 16.77, 3.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है 3.81। चलो नेक्स्ट 80, an मिल गया, अब 80 बाकी है ना। 80 इज इक्वल्स टू क्या है? dv अपॉन dt, करेक्ट? अब एक पॉइंट हमेशा याद रखो, ये जो फॉर्मूला है ना 80 इज इक्वल्स टू dv बाई dt, आपको कभी यूज करना ही नहीं है, एक भी प्रॉब्लम में नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि सभी प्रॉब्लम में आपको ये कंडीशन दिया रहेगा, और जब भी कांस्टेंट स्पीड होगा तब 80 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, समझा? तो क्वेश्चन में ये कंडीशन आपको हमेशा दिया रहेगा। सो 80 इज इक्वल्स टू dv बाई dt, स्पीड इज कांस्टेंट, therefore 80 is equals to 0, so 80 is equals to 0। तो आप लोग बोलेंगे अरे वो 0 ही है तो ऐसा फॉर्मूला बनाया ही क्यों फिर, बराबर? तो हमेशा वो 0 ही रहता है क्या? अभी आपको सिलेबस में जो एग्जांपल्स है उसमें वो 0 है। कभी कभी देखो एयर रेजिस्टेंस दिया रहता है, एयर रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो आप लोग? एयर रेजिस्टेंस 0 एज्यूम कर रहे हो, समझ में आ रहा है?
जैसे कि देखो आप लोग किसी भी बाइक का अगर ऐड देखोगे, एक्टिवा या फिर जुपिटर या फिर किसी भी बाइक का आप लोग ऐड देखोगे, तो वहां पर उसमें आपको एवरेज लिखा रहता है। ये बाइक 60 किलोमीटर पर लीटर इतना एवरेज देती है, ये बाइक 80 किलोमीटर पर लीटर इतना एवरेज देती है। इतना एवरेज देती है क्या कोई बाइक? नहीं देती है। एक्चुअल में वो कितना 30, 35, 40 तक देती है, बराबर। तो ऐसा क्यों होता है? कंपनी हमें अलग वैल्यू बताती है, हमें एक्चुअल में कुछ अलग ही मिलता है। तो दो टाइप के वैल्यूज होते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है आइडियल। आइडियल कंपनी जो हमें वैल्यू देता है वो आइडियल वैल्यू होता है। वो वैल्यूज उनको कहाँ पर मिले रहते हैं? उनके लैब में मिले रहते हैं। लैब में जब उन्होंने टेस्टिंग किया था तब वहां पर सभी टाइप के लॉसेस जीरो थे। फ्रिक्शन लॉस जीरो, विंडेज लॉस जीरो। विंडेज लॉस मतलब एयर, समझा? अब उन्होंने लैब के अंदर, चार दीवारों के अंदर उन्होंने ये सब टेस्ट करके देखा। आप जब एक्चुअल में रोड पर जाते हो तो सामने से हवा आती है, उससे आपका बाइक स्लो हो जाता है ना, समझा? फिर आप लोग एक्सेलरेट करते हो, मतलब ज्यादा पेट्रोल जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वहां पर आपका एवरेज कम हो जाता है। तो सेम वैसे यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस कितना लिया है? जीरो लिया। एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसलिए 80 कितना हो गया? जीरो, समझा? अब आप लोग बोलेंगे कि अगर हमारे एग्जांपल में आ गया एयर रेजिस्टेंस तो उसको फिर यहाँ पर लेने का। सबसे पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? सो 80 इज इक्वल्स टू कितना लेना है? जीरो। तो बताओ an इज इक्वल्स टू 3.81, 80 इज इक्वल्स टू जीरो। तो a इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। वही तो आएगा 3.81, 3.81 स्क्वायर प्लस जीरो। सो a इज इक्वल्स टू 3.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? ये क्वेश्चन अभी आपको एग्जाम में आया था May 25 में। चलो, तो पहले ये पूरा अच्छे से लिखना है, ध्यान से देखो। ये पूरा अच्छे से लिखना है, या फिर एक काम करो, पहले देखो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया, कैसे सॉल्व किया, फिर उसके बाद लिखो। और वो सब होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसमें y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 0.3 x स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड की जगह 10 मीटर पर सेकंड, x इज इक्वल्स टू 3 की जगह x इज इक्वल्स टू 2। ये एग्जाम्पल और ये वाला जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये दोनों में से ही क्वेश्चंस पिछले 4 पेपर में देखो अल्टरनेट आ रहा है। एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है, एक बार ये आ रहा है। 4 पेपर में यही दो क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अभी के अभी अपने दम पे सॉल्व करना है, किसी के साथ एक वर्ड भी डिस्कस नहीं करना है। अभी आपको रिजल्ट मिलेगा मैं एग्जाम में पास है या फेल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले अच्छे से देखो स्टार्ट से लेके एंड तक, फिर लिखो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैं तो सॉल्व करने ही वाला हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग चेक करो कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, पूरा एंड तक जा सकता हूँ क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? y इज इक्वल्स टू, नहीं नहीं ये है, बताओ, 5 प्लस 0.3 एक्स स्क्वायर, 5 प्लस 0.3 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 का डेरिवेटिव 0, 0.6 x। dx को राइट साइड शिफ्ट किया, डिवाइड बाय dt ऑन बोथ साइड, x is equals to 2, so 0.6 into 2, 1.2. Next, v is equals to 10, 1.2 vx square, अंडर रूट ऑफ vx square plus 1.2 का स्क्वायर 1.44 vx square. So 10 is equals to under root of 2.44 vx square. So 10 is equals to under root of 2.44 vx. So vx is equals to 10 divided by under root of 2.44. 6.40.
So Vy is equals to 1.2 Vx. So 1.2 into 6.4. 7.68 Vy. Next, dy by dx is equals to 0.6x. Again differentiate here, 0.6. X is equals to 2. So 0.6 into 2, 1.2. And d square by upon dx square is equals to 0.6. So 1 plus dy by dx square, that is 1.2 square raised to 3 by 2 upon mod of 0.6. 6.35 meter. An is equals to v square upon rho. V is equals to 10 square divided by rho. 6.35. 15.74. 0. 80 is equals to 0. 15.74 square plus 0. 15.74. समझो?